आदाब नाजरीन, आज हम जिस अजीम हस्ती के रूबरू बैठे हुए हैं उनका ताल्लुक राजस्थान से है। राजस्थान भारतीय समाज का वो हिस्सा है जिसमें सबसे ज्यादा संस्कार मिलते हैं। वहां की पढ़ी लिखी महिला हो या कि किसी कबीले की महिलाएं हों, वो अपनी बेटियों को भी सम्मान देती हैं और अपने बड़ों को कहना ये चाहिए कि अपने जो पिता होते हैं उनको भी सम्मान देती हैं, जो ससुर के पिता होते हैं उनको भी सम्मान देती हैं और उनकी बातों को कभी नहीं काटती। अगर मैं एक एक चीज राजस्थान के बारे में गिनाता चला जाऊं आपको तो बहुत वक्त गुजरेगा और मैं चाहता हूं कि खास खास पॉइंटों पे बात हो। मैं आपसे सिर्फ चंद सवाल करूंगा, आप जवाब जितना बड़ा भी देना चाहें, जिस कदर मुनासिब हो आप उस जवाब को दे सकते हैं। देखिए, जब हम इतिहास की तरफ देखते हैं कि किन लड़कियों ने आगे बढ़कर अपना नाम कमाया है, तो इतिहास के पन्नों को पलटने में हमें यह पता लगता है कि इसमें राजस्थान की स्त्रियां सबसे आगे हैं। राजस्थान के बारे में एक चीज सामने आती है, इतिहास के गर्भ में देखते हैं हम कि वहां जौहर होता था। अब वो उसकी वजह क्या थी जौहर की, ये एक सभ्य संस्कृति ही समझ सकती है, दूसरे नहीं समझ सकते। एक मैं वहां और चीज का जिक्र करना चाहूंगा कि भारत में अगर कहने लगे कि सबसे ज्यादा पर्दे में रहने वाली स्त्रियां कहां होती हैं, तो शायद आपको मजबूर होकर कहना पड़ेगा कि वो राजस्थान स्टेट है। आप अगर ये तलाश करें कि सबसे ज्यादा मेहनती स्त्रियां, सबसे ज्यादा नाम कमाने वाली स्त्रियां कहां हैं, तो आपको उनकी एक बहुत बड़ी तादाद राजस्थान में मिलेगी। आप जब तलाश करेंगे गूगल पर तो आपको पता लगेगा कि कई संगीत स्त्रियों की देन है। राजस्थान के घराने हैं, राजस्थान के नृत्य के भी और संगीत के भी। मैं एक बात और बताना चाहता हूं राजस्थान के बारे में आपको। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपकी इस कीमती शख्सियत का दर्शकों को पता लग जाए। राजस्थान के अंदर खास तौर से मैं हनुमानगढ़ का जिक्र करना चाहूंगा। हनुमानगढ़ एक जिला है राजस्थान का, छोटा जिला है लेकिन नया बना हुआ जिला है, अभी ज्यादा बड़ा जिला नहीं है। 30 साल पुराना जिला है, लेकिन उसका अपना इतिहास है और पुराना इतिहास। जिला बना हुआ इतना टाइम हुआ है, लेकिन उस शहर का, उस सभ्यता का इतिहास जब खोजेंगे तो हम सिंधु घाटी सभ्यता तक भी पहुंचेंगे उस जगह के इतिहास में। और बाकी ये है कि उत्तरी मैं चाहता हूं कुछ और बातें आपके बारे में दर्शकों को बताऊं। हाँ जी, हाँ जी। राजस्थान की बहुत ऐसी खास खास बातें हैं कि आपको वो याद आती चली जाएंगे, क्योंकि आप तो उस माहौल में रही हैं। राजस्थान की स्त्रियों की कीमत अगर किसी ने समझी है तो बादशाहों ने समझी है। उनकी कोई भी पत्नी मुगलों में वो किसी और प्रदेश से नहीं हुई। राजस्थान को इसलिए कबूल किया कि ये जो स्त्रियां थी वहां, जो पढ़ी लिखी कम थी, मगर उसके बाद भी उनका जहनो दिल इतना वसी था कि वो पूरी रियासत के बारे में सोचती थी, भारतीय रियासत के बारे में। और एक एजाज और हासिल है राजस्थान को, शादी से एक दिन पहले फंक्शन। हम इस पे गर्व इसलिए करते हैं क्योंकि ये हिंदुस्तान में है। और भी बहुत सारी चीजें कि जिनका जिक्र किया जा सकता है। अभी अभी जैसे आपने बताया वहां के बारे में, सिंधु सभ्यता का घग्गर नदी जी, उसको कुछ और भी नाम दिया गया है, शायद नालियों का
नाली कहते हैं उसे, जो हमारा जिला है उसके मुख्यालय पर नाली नाम से पुकारा जाता है। और गगर नदी उसका मूल नाम है, और कुछ नाम और भी लिए जाते हैं क्योंकि वो बरसाती नदी रह गई है अब। और ऐसी नदी है जो मतलब उसका जो अवशेष है उसको सरस्वती नदी के साथ जोड़ा जाता है कि कभी इस दिशा में सरस्वती नदी बहती थी और पाकिस्तान तक जाती है गगर नदी। बारिश के दिनों में उसका पानी पाकिस्तान तक जाता है। मतलब हनुमानगढ़, गंगानगर, इन सभी जिलों को सिंचाई और पेयजल। और हनुमानगढ़ का ये रहा है कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में पूरे राजस्थान को अधिकतर लोग, अगर मैं परिचय शुरू ही कर दूं अपने जहाँ का मैं हूँ वहाँ की, तो ये होता है कि हम ये मानते हैं कि राजस्थान का नाम आते ही सबसे पहले जो दिमाग में छवि बनती है वो मरुस्थल की बनती है। हाँ जी। कि मरुस्थल, ऊंट और ये धोरे, मिट्टी के, पानी की कमी जी, ये राजस्थान की पहचान है। लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान के कुछ जिले हैं जो मरुस्थलीय हैं, लेकिन राजस्थान बहुत हरा भरा और बड़ा खूबसूरत सा शहर है। तो राजस्थान में वो भी है कि 100 टापू तक हैं राजस्थान में, आप सोचिए जी। तो टापुओं का भी वो है और हिल स्टेशन भी है। तो वो सारी चीजें मतलब राजस्थान का ऐसा है। उसी तरह मेरा जो जिला है उत्तरी जिला है, सबसे राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला गंगानगर और हनुमानगढ़ है जी। तो ये ऊपर गंगानगर, पहले एक ही जिला था श्री गंगानगर, और फिर हनुमानगढ़ जिला बाद में बनाया गया। तो ऊपर पाकिस्तान के सीमा बनाते हैं हम, बराबर में पंजाब के साथ और नीचे हरियाणा के साथ जी। तो हमारे यहाँ का बड़ा फेमस एक अखबार है राजस्थान पत्रिका। तो उसके जो मतलब संस्थापक थे, जब वो पूरे राजस्थान में अपना टूर कर रहे थे अपने पत्रिका को स्थापित करने के लिए, अपने अखबार को स्थापित करने के लिए, तो उन्होंने हमारे क्षेत्र के बारे में एक बात कही थी। वो कोट बड़ा फेमस है कि यहाँ कल्चर के नाम पर एग्रीकल्चर है जी। तो हमारा जो, क्योंकि पंजाब के साथ हिस्सा होने के कारण और वहाँ नहरें और नदियों का इलाका होने के कारण पूरा जमीन वाला, उपजाऊ जमीन वाला हिस्सा है। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसे जिले हैं जहाँ धान तक होता है, चावल होते हैं जी। और बड़े फेमस और बड़े बहुत अच्छी क्वालिटी के चावल होते हैं। तो वो नाली की जमीन पर होते हैं, वो गगर नदी की ही जमीन है, उसके आसपास का जो पार्ट है वहाँ मतलब धान होती है। तो इस कारण, क्योंकि वहाँ आपको किसानी जो है, किसानी सभ्यता सबसे ज्यादा मिलेगी। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो खेत, जुते हुए खेत जो मिले हैं वो कालीबंगा में मिले हैं, वो हनुमानगढ़ का ही हिस्सा है। तो वहाँ तो इस तरह जब मनुष्य ने खेती करनी शुरू की उस सभ्यता से लेकर आज तक वहाँ खेती हो रही है, तो वहां तक हम पहुंचते हैं उस सभ्यता के साथ। तो ऐसा जिला है। ये गुजारिश करूंगा कि आप अपना नाम बताइए, और मैं एक कवित्री की, नवोदित कवित्री हैं वो, उनकी 4 लाइनें आपके शख्सियत के मुताबिक पेश करता हूं मैं, ताकि दर्शकों को पता लगे कि आपकी जिंदगी का कुछ मकसद उनके सामने भी आ गया। आपकी ये पढ़ाई जो अभी जारी है जी। आपने अभी नेट 2023 में क्लियर किया है, जीआरएफ का भी आप पेपर देकर आई हैं। प्रयास है जी। तो अब ये पढ़ने की जो तृष्णगी है, यानी कि भूख है, प्यास है पढ़ने की, ये सिर्फ पैसे के लिए नहीं हो सकती है। मैं आपको आपकी शख्सियत पे नई कवित्री की 4 लाइनें आपको मैं पेश कर रहा हूं। जन जन में शिक्षा को आम करूंगी, जन जन में शिक्षा को आम करूंगी, मैं भी देश में रोशन नाम करूंगा। सुंदर। जब तक बच्चा बच्चा ना पढ़ जाए, तब तक मैं ना आराम करूंगी। ये आपकी जिंदगी का एक पहलू बयान करता है। मुझसे अगर कोई पूछे कि आपको क्या रुतबा देना चाहिए, क्या आपको एक खिताब देना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि आप सरस्वती माँ का एक रूप है। अरे ये बहुत बड़ी उपाधि हो गई नहीं बाजा, ऐसा नहीं है। उनका एक वो हो है कि आशीर्वाद बना रहे जो हमारे देश में। आप पहले तो मुझे
अपना नाम बताइए। प्रियंका भारद्वाज मेरा नाम है जी। और पहले मेरी बात में जैसे जाहिर हो गया कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से मैं बिलोंग करती हूँ और जी। हनुमानगढ़ में एक छोटा सा गांव है मुंडा, जी। जहाँ मेरा जन्म हुआ और परवरिश हुई। किसान परिवार से आती हूँ, पापा खेती करते हैं और उसी परिवार से ताल्लुक कपास है। की और उसकी बहुत ज्यादा वहाँ खेती होती जी, है हमारे यहाँ और कपास, गेहूं, धान, जी, इन्हीं सब में वो देखा है हमने, और बचपन बिताया। भारत सरकार, राजस्थान सरकार वहाँ एक मेला भी, कृषि मेला भी लगाती है। हाँ, कृषि मेला हर बार होता है। उसमें वो किसानों की वो ही है कि सरकार का एक, ये जो आपने ये सोच लिया है कि मैं पढ़ाई में मंजिलें तय करती जाऊंगी, मैंने आपके बारे में ये बात सुनी कि आपने जब ये अपना नेट क्लियर किया तो आपको एक जगह से जॉब की ऑफर आई, वो भी कॉलेज से। मैं क्या आपसे उस कॉलेज का नाम पूछ सकता हूं? और आप हमें ये भी बताएं कि आपने उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? नहीं, कॉलेज का नाम तो हम क्यों लें, क्या करना है हमें कॉलेज के नाम से। जॉब की मैं तलाश में थी जी। और वहां से आया जॉब का, क्योंकि नेट के हिसाब से ये होता है कि आप पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड हो बिल्कुल जी। तो, लेकिन मैं जेआरएफ के लिए तैयारी भी कर रही थी उस टाइम और कुछ और भी अपने रीजन रहे, तो मुझे लगा कि नहीं, अभी मैं उस में नहीं देखती खुद को कि मैं मतलब ये है कि दौलत की तो आपको कोई वो नहीं है चाह नहीं, कि बहुत दौलत आपको मिले? बहुत दौलत की नहीं है, एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने के लिए जितना इंसान को चाहिए, जो जरूरतें, बेसिक जरूरतें हैं इंसान की, तो जब हम गांव में जाते हैं तो वो जरूरतें कम हो जाती है, लेकिन जब एक आज महानगर में रह रहे हैं तो वो जरूरतें थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि हर चीज आपको गांव में आपके खेत से आ रही है, आपके पशुधन से आ रही है, लेकिन यहाँ आपको दूध से लेकर अनाज सब कुछ आपको खरीद के लाना है, तो उस हिसाब से आपकी जरूरत भी बढ़ जाती है। तो उतना एक सम्मानपूर्ण जीवन हम जी पाए, गरिमापूर्ण जीवन हम जी पाए, इतनी चाह है तो वही हम कर रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं है। इकट्ठा करने की चाह नहीं है, इकट्ठा करने की जो चाह है वो विद्या है कि शिक्षा मिलती रहे, पढ़ती रहूं, तो जितना कमाते हैं वो अपना जो बच जाता है, जो जीवन जीने के बाद में अपनी जरूरतें पूरी करने के बाद में, वो मैं इन किताबों पर खर्च कर देती हूँ। मैं यही देख रहा हूँ कि आपका तो बहुत सारा पैसा इस पे इन्वेस्ट हुआ है। ये बहुत कम है, गांव में अभी इससे 2 गुना किताबें मेरी 3 गुना रखी हैं, और कुछ किताबें जो मैंने पुस्तकालय बनाया था तो उसमें मैंने दान कर दी, और दान करना नहीं कहूंगी मैं उसको, क्योंकि मैंने ही बनाया था, तो नॉर्मल सी बात है कि मैं ही उसमें किताबें भी लगाऊंगी। और तो बच्चों के लिए, क्योंकि एक बात मुझे याद आती है, हमारे यहाँ किसी ने कहा था मुझे, जब मैंने पुस्तकालय बनाया और वो अच्छा चलने भी लगा था, बच्चों को रुचि आने लगी थी, तो उस टाइम में अगर वो हुआ कि थोड़ी राजनीति गांव में पहुंची हुई है हर जगह है, तो ऊपर से लेकर गांव में तक, और गांव की राजनीति के रूप बदल जाते हैं जी। तो वो जब राजनीति होने लगी कि एक जाति विशेष या लड़की विशेष, कोई लिंग विशेष के हिसाब से, तो थोड़ी दिक्कत आने लगी। तो मैं उस समय के हमारे यहाँ बड़े अच्छे कलेक्टर थे, तो उनसे मिली, तो उन्होंने एक बात कही मुस्कुराकर, वो साउथ के थे और साउथ में माशाल्लाह की पढ़ने का बहुत अच्छा चलन है, पूरे देश में सबसे ज्यादा चलन वही। हाँ, दूसरे नंबर पर है साउथ। तो वहाँ मतलब हर व्यक्ति के घर आपको किताबें मिलेगी और वो बहुत शौक से पढ़ते हैं, और बाकी सब जगहों पर अगर पढ़ने का जो चलन है वो कंपटीशन की किताबें ज्यादा पढ़ने का चलन है, जहां तक हम साहित्य की किताबों का कम है, और हमारे यहाँ तो मतलब इससे थोड़ा कम ही है। तो उन्होंने एक बात कही कि यहाँ सरस्वती बहती थी, मैंने तो बस सुना है, बाकी इस एरिया में सरस्वती दिखती नहीं है आजकल लोगों में, क्योंकि लोग किताबें पढ़ना नहीं चाहते, और जो पढ़ना चाहते हैं उनको उपलब्ध नहीं हो रही, क्योंकि उस तरह का माहौल खत्म हो गया है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं
कि आप ऐसी जगह पर रह रहे हैं जहां आपको बहुत जल्दी डेवलपमेंट मिल रहा है, और आप जैसे पंजाब है तो बहुत जी। डेवलप राज्य है, तो हम पंजाब के बॉर्डर पर लगते हैं, तो कोई भी संस्कृति जब पंजाब के लोग ज्यादातर बाहर रहते हैं तो पश्चिमी संस्कृति सबसे पहले पंजाब में जी। उतरती है, तो वो फिर बॉर्डर तक भी आती है, तो इधर भी अपनाई जाती है। तो चाहे मोबाइल के मान लो, लैपटॉप मान लो, जी, जो जी, भी जी। मान लो, नई चीजें जो भी बच्चों को मनोरंजन के लिए, तो मनोरंजन के साधन बढ़ते गए। तो मनोरंजन के साधन जब बढ़ते गए तो किताबों की तरफ से रुख कम हो गया। जी। और दूसरा ये होता है कि ज्ञान की जरूरत, किताबों वाले ज्ञान की जरूरत जी। किस लिए हमें, कि पेपर तोड़े हम, कंपटीशन का पेपर तोड़े, या पढ़ाई में हमें आगे जी। जाना है। जब आपको दिमाग में ये, जब तक वो नहीं आएगी, मतलब वो शिक्षा नहीं दी जाएगी कि एक अच्छा जीवन जीने के लिए नौकरी और वो चीजें जरूरी हैं, तब तक वो लगता है कि जमीन मेरे पास है, करोड़ों का मेरी संपत्ति है, मुझे पढ़कर क्या करना है। तो पढ़ने से सिर्फ एक वो नहीं है कि पैसा ही कमाना है या नौकरी ही जी। लगनी है। जीवन भी कुछ सीखना है नया, तो वो रुचि का भी वो चेंज होती जाती है कि हमें तो खेत में काम करना है। मनोरंजन के जो साधन आए, हमने फिल्में देख ली, हमने वो मोबाइल में गेम खेल लिए, तो वो चीजें बदलती गई, तो उस वजह से थोड़ा सा किताबों से रुझान टूटता गया नई पीढ़ी का। तो यही सोच के मैंने लाइब्रेरी का वो सोचा था कि जो किताबें मैं पढ़ चुकी हूँ वो किताबें और भी पढ़ें। तो मैंने अपने गांव में लाइब्रेरी बनाई थी, और बच्चे आने लगे थे, स्कूल के बच्चे बहुत इंटरेस्ट लेने लगे थे। बहुत सारे लोगों ने सहयोग किया, गांव में मेरे खुद के क्लासमेट्स थे जिन्होंने जी। बहुत सहयोग किया मेरा, जो बचपन में साथ पढ़े थे। और उसके बाद में और बाकी राजस्थान के साहित्यकार भी जिन्होंने किताबें भेजी मुझे, बोधि प्रकाशन जो जोधपुर से, उन्होंने बहुत सारी किताबें मुझे भेजी। जी। तो उस तरह सहयोग रहा, और वो लाइब्रेरी बहुत अच्छी चली कुछ साल। जी। लेकिन उसके बाद में फिर वो ही थोड़ी राजनीतियों के वो हो जाते हैं सुर, कि ये तो उसकी जगह में बनी हुई है, हमारे बच्चे वहां नहीं पढ़ने जाएंगे, या उस जाति विशेष के इलाके में बनी हुई है, वहां पढ़ने नहीं जाएंगे। तो अभी भी पढ़ रहे हैं जितने भी बच्चों को, मैं तो ये कहूंगी, अभी भी जब पूछती हूँ उन लोगों से तो पता चलता है भी 15 बच्चे 20 बच्चे तो आ ही रहे हैं पढ़ने के लिए। तो बस ये तसल्ली हो जाती है कि जब तक एक बच्चा भी वहां पढ़ रहा है कोई किताब, तो वो स्थापित रहनी चाहिए। तो इस तरह वो लाइब्रेरी चल रही है। मतलब ये इसमें ये सार्थक बात होती है कि एक स्त्री को पढ़ाना एक खानदान को पढ़ाना है। ये आपने सार्थक करके दिखा दिया है। बिल्कुल होना चाहिए। और ये चीजें मैंने अपनी मम्मी से भी ली, क्योंकि उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई थी जी। शादी की वजह से। बहुत कम उम्र में उनकी शादी हुई, जी। और 14 साल की उम्र में जब वो 8th क्लास कर रहे थे तभी शादी हो गई थी। उन्हें पढ़ने का बहुत शौक था, जी। तो वो नहीं पढ़ पाई। और लेकिन जितना उन्होंने सीखा उतना उन्होंने हमें सिखाया बचपन से। तो मैं कहूंगी स्कूल से भी पहले जो चीजें क ख ग का ज्ञान है, चाहे गणित के मैं कहूंगी जोड़ बाकी गुणा भाग हैं, वो मैंने घर पे मम्मी से सीखे हैं। तो एक वो ललक होती थी कि स्कूल में सबसे पहले बच्चों से हमें सीखना है, तो हम घर में मम्मी से सीखते थे, मम्मी सिखाती थी। और साहित्य में रुचि भी शायद वहीं से आई, क्योंकि मम्मी हमें कविताएं सुनाती थी अपनी। अच्छा। 5th क्लास में 6th क्लास में सुनी हुई। जैसे एक कविता का मैं जिक्र करूं तो कन्हैयालाल सेठिया की राजस्थानी की बड़ी फेमस कविता है कि अरे घासरी रोटी ही जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ो राणा रो सोयो दुख जाग्यो। ये महाराणा प्रताप जी जी महाराणा प्रताप की जिंदगी पर है कविता है। तो ये मेरी मम्मी हमें पूरा सुनाती थी। उनकी 5th क्लास में थी और तब से उनको याद थी, तो वो हमें पूरी कविता सुनाती थी। तो वहां से कविता से परिचय हुआ जी। और फिर साहित्य की किताबों में रुचि थी, तो पढ़ने लिखने लगे। तो इस तरह आगे। तो क्या आपने भी कविताएं लिखनी शुरू की? फिर मैंने 8th क्लास में शुरू की, 8वीं में मुझे याद आता है। और वो लिखनी कैसे शुरू की वो तो शायद मुझे नहीं याद होगा, और किस दिन से की वो भी याद नहीं होगा। लेकिन इतना सा याद है कि हमारे एक सर हुआ करते थे, जो मतलब गांव में क्या होता है कि हम छोटे से प्राइवेट स्कूल में पढ़े हैं, और वो वहीं के टीचर होते हैं जो जितना पढ़े लिखे, लेकिन उन्होंने हमें क्या का ज्ञान दिया, तो हमारे लिए वो बहुत पढ़े लिखे हैं। जितने भी पढ़े लिखे थे अपने उम्र में और अपने समय में, वो
काफी था उनके लिए। तो वो जो प्राइवेट जॉब करता है उसे उसी तरह की कशमकश वो रहती है